तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि विद्युत सेतु में बैटरी और धारामापी की स्थिति परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो नए संतुलन की स्थिति क्या होगी। संतुलन की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपका विद्युत सेतु कैसा होता है, सबसे पहले विद्युत सेतु का डायग्राम बना देते हैं। क्या हुआ राकेश, क्या कह रहा है। पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, इनकी स्थितियां याद रखना है ना। पी क्यू आर एस कहां पर स्थित है, याद रखना स्थिति है इनकी। बिंदु ए, बिंदु सी, ये बी और ये डी। ये कुंजी K2 और इधर से एक और बैटरी आप जोड़ देते हो, ये कुंजी आ गई आपकी K1। इस तरह का आपका परिपथ होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको कह रहा है ये बैटरी E1 है। ठीक है, यहां पर आपको कह रहा है कि अगर आप गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी रख दोगे या बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर रख दोगे तो क्या कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर की जगह आप बैटरी रख दो तो परिपथ कैसा बन जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा इधर, यहाँ पर बैटरी आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी कुंजी, K2 और ये आ गई आपकी बैटरी E वोल्ट की, P Q R S C A B D। और यहाँ पर अगर आपने गैल्वेनोमीटर देखे आगे, यहाँ कुंजी लगा रखी है K1। ठीक है, आपका डायग्राम पहले ऐसा था, आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी को लेके आ गए और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर को लेके चले गए। ठीक है, तो भी क्या होगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब धारा प्रवाहित होती है परिपथ के अंदर, तो ये परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है ये सीधी गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन क्या है कि परिपथ में जो आप धारा प्रवाहित कर रहे हो वो सीधी गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने सीधी धारा गैल्वेनोमीटर में परिवर्तित कर दी तो ये व्हीटस्टोन सेतु ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर भी देखिए बैटरी इधर है, तो अब देखिए बैटरी का ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा, धारा की दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। अभी देखिए धारा है, ये सीधी गैल्वेनोमीटर पर प्रवाहित हो रही है क्या, नहीं हो रही। ये धारा पहले बी बिंदु पर पहुंचेगी, बी से ए तक, और ए के बाद में फिर गैल्वेनोमीटर पर पहुंच रही है, सीधी गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे आप ये भी ले सकते हो चाहे ये भी ले सकते हो, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, इस तरह का व्हीटस्टोन सेतु की तरह ही लग रहा है ये। यहाँ पर आपको 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, 8 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम का प्रतिरोध है, 4 ओम का प्रतिरोध और 3 ओम का प्रतिरोध। इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं 10 वोल्ट की बैटरी से। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु बी तथा बिंदु डी के मध्य विभवांतर क्या होगा। विभवांतर आपको ज्ञात करना है बिंदु बी और डी के मध्य। ठीक है, देखो इसको, सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये डायग्राम कुछ व्हीटस्टोन सेतु की तरह ही लग रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, देख सकते हो आप बिंदु ए और बिंदु सी है, इसको अगर आप खींचोगे तो ये काजू कतली का शेप ले लेगा, व्हीटस्टोन सेतु की तरह ही है। बिंदु बी है, बिंदु डी है, धारा प्रवाहित करने के लिए हमने बैटरी का उपयोग किया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन लगानी है। व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी परिपथ है वो व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका P, ये Q, ये R और ये S। लगाइए फॉर्मूला, तो कितना होगा 8/4 बराबर 6/3। हाँ बोलो, एक सेकंड, हाँ तो जीरो ही होगा बिल्कुल। वो तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो तो सीधी पता है ना अपने को। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था क्या होती है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में बिंदु बी और बिंदु डी पर विभव का मान समान होता है। दोनों विभव का मान समान होगा तो जीरो हो जाएगा। अगर अपने को पता चल गया कि ये व्हीटस्टोन सेतु है तो फिर आगे तो सीधा आंसर अपना जीरो ही आ जाएगा ना। देखो इसको, हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो मुश्किल से 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये। सॉल्व करेंगे इसको, देखो 4 का भाग दे देंगे 2 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 बराबर 2। ठीक है,
तो दोनों देखिए, दोनों कंडीशन एक दूसरे के बराबर है, अतः उपरोक्त परिपथ व्हीटस्टोन सेतु है। अतः उपरोक्त परिपथ क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन क्या आ रही है, बराबर आ रही है। पी क्यू अपॉन ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को, ये क्वेश्चन है, ये इस परिपथ है, ये इसको प्रूफ कर रहा है फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु हो जाएगा। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन में क्या होता है कि संतुलन की जब अवस्था की बात करते हैं, मतलब जब गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर बिंदु बी और बिंदु डी के मध्य धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती? संतुलन की अवस्था में VB बराबर होता है VD के। VB किसके बराबर होता है? VD के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु B पर विभव होगा ना, वो बराबर होगा बिंदु D पर विभव के कारण। इसके कारण इस परिपथ के अंदर, इस बीच वाले क्षेत्र के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो सीधा आपको फॉर्मूला लगना है। देखिए VB बराबर VD है, तो VB माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो VB माइनस VD बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से दे रखा है, दो आपको बैटरियां दे रखी है, ठीक है, और दोनों बैटरियों का आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है। ये पहली बैटरी है 4 वोल्ट की बैटरी, और इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रखा है 2 ओम। दूसरी बैटरी है 2 वोल्ट की, और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध है। इसके अलावा आपको बाह्य प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम का। धारा आई प्रवाहित हो रही है परिपथ के अंदर, तो आपको धारा आई का मान निकालना है, ठीक है। ये आपको परिपथ दे रखा है। इस परिपथ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। बैटरी दे रखी है ना, ठीक है, पहली बैटरी थी ये। अब देखिए इसके बैटरी के साथ में आपको आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है ना, तो आप बैटरी के साथ में आंतरिक प्रतिरोध को भी जोड़ दो। बैटरी के साथ में आपने आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दिया। बैटरी कितनी थी? 4 वोल्ट की बैटरी, और आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना है? 2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। R2 बराबर 2 ओम, ठीक है, प्लस माइनस। फिर वापस बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी है, और इस बैटरी के साथ में भी इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। वो कितना दे रखा है आपको? R2 बराबर 1 ओम दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध। इसके साथ में आपने परिपथ के अंदर बाह्य प्रतिरोध दे रखा है, उसको जोड़ दिया। तो आप इस परिपथ को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये आई धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, पूरे परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, देखिए जैसे ये आपका पहला सेल था ना, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। देखिए ये आपका पहला सेल हो गया, और ये आपका दूसरा सेल हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, बस इस परिपथ को इस तरह से लिख लिया आपने, फिर आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। फिर आप केवीएल लगा दो। केवीएल चाहे धारा की दिशा में लगाओ, चाहे धारा की विपरीत दिशा में लगाओ। तो हमने धारा की दिशा के अंदर केवीएल लगा दिया, केवीएल धारा की दिशा में। देखिए केवीएल है, केवीएल का सूत्र क्या होता है? समीशन V बराबर 0, ठीक है। जो परिपथ है, परिपथ में प्रतिरोध और क्या कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल के विभवों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। ये आपका केवीएल था। परिपथ में क्या है? परिपथ में क्या है अपने पास में? प्रतिरोध है और विद्युत वाहक बल है, ठीक है। प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के विभवों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। ये आपका केवीएल। तो केवीएल लगाया आपने, ठीक है, केवीएल लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर केवीएल की दिशा किस तरफ है? धारा की दिशा में हमने रखी है। तो धारा की दिशा में जाओगे केवीएल के थ्रू, तो यहाँ पर बीच में अगर आपकी बैटरी आती है, सॉरी ये प्रतिरोध आया है, तो प्रतिरोध का विभव होगा। उस विभव का मान क्या होगा? इसके प्रतिरोध के अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रतिरोध का मान क्या है? 5। आपको पता है V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आई आर होता है ना, V बराबर आई आर। यहाँ पर धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान कितना है? 5 प्रतिरोध है, तो 5। लेकिन धारा की दिशा में अगर आपने केवीएल लगाया तो माइनस का 5 आई हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वापस आंतरिक प्रतिरोध आ रहा है, दूसरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आ रहा है। अब देखिए इसके लिए क्या होगा? धारा की दिशा में प्रतिरोध आ रहा है, धारा की दिशा में केवीएल लगा रहे हो तो माइनस प्रतिरोध के लिए, और यहाँ पर धारा कौन सी है? आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका R2, तो आई R2 भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या करोगे? R2 का मान रख दोगे, तो 1 और आई धारा प्रवाहित हो रही है। फिर आगे आए, अब देखिए धारा की दिशा के अंदर जाते हो, या चाहे धारा की विपरीत दिशा में जाओ, अगर बैटरी आती है बीच में, तो बैटरी के आपको पॉजिटिव, पहले टर्मिनल की नहीं दूसरे टर्मिनल की बात करेंगे। तो दूसरा टर्मिनल कौन सा? इसका माइनस है ना,
तो माइनस ले लिया हमने। फिर बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट की बैटरी है। फिर आगे चले, यहाँ पर आपके पास में प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध धारा की दिशा के अंदर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, और आई धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध का मान 2। फिर आगे चले, बैटरी आ गई, बैटरी का पहला टर्मिनल नहीं दूसरे टर्मिनल की बात करेंगे। दूसरा टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का 4 वोल्ट और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करके और आई का मान निकालना था। देखो कैसे करोगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आई वाले पद है ना, उन सबको एक साइड में ले जाते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आई, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, सभी को उस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट और बराबर आई, ये प्लस का माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, 5 आई। माइनस का 1 है तो उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का आई। ठीक है, माइनस का 2 आई है तो इधर जाके प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का 2 आई। तो हमारे पास में आई कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो 8 आई हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, और 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, 4 वोल्ट में से 2 वोल्ट के पीछे किधर रहेगा, 2 वोल्ट। अब वोल्ट क्या है, मात्रक है, तो मात्रक को तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, 2 लिख लिया। तो आई बराबर हमारे पास में क्या आएगा, 2/8, 8 का भाग दे दिया इसमें, 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/4, और 4 का 1/4 मतलब क्या होता है, 0.25 होता है कि नहीं होता। तो आई बराबर 0.25, ये आ गई हमारे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। तो केवीएल लगा के सीधे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैटरी है इसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है ना, तो आपको इस तरह का वापस परिपथ बनाना पड़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध पुट करने पड़ेंगे अंदर, और फिर आपको केवीएल लगाना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपके। हाँ, आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स का आपको प्रतिरोध दे रखा है, 55 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो P है, बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य की दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, बिंदु ए और बिंदु डी के मध्य की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है परिपथ के अंदर, मीटर सेतु की कंडीशन लगाते हुए परिपथ के अंदर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपका सूत्र है, ये आपको क्वेश्चन है कि अज्ञात प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। एक आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि देखिए जो बिंदु ए और बिंदु सी है, इसके मध्य जो तार लगाया जाता है, ये तार मैग्नीन या कांस्टेंटन, मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का बनाया जाता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मैग्नीन या कांस्टेंटन का क्यों बनाते हैं, हम तो यहाँ पर जो प्लेटें ले रहे हैं, ये प्लेटें तो हम तांबे की लेते हैं या पीतल की प्लेटें लेते हैं, लेकिन आप तार का जो ले रहे हो तार, वो मैग्नीन या कांस्टेंटन का लेते हो, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि मैग्नीन या कांस्टेंटन एक चालक धातु तो है, लेकिन इसके साथ ही इनका प्रतिरोध का भी कुछ मान होता है, इनके प्रतिरोध का कुछ मान होता है। जबकि अगर अपन तांबे की बात करें, तांबे, पीतल या फिर चांदी है, इनके प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, एल्यूमिनियम भी कह सकते हो, इनके प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, इनकी चालकता का मान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैग्नीन और कांस्टेंटन जो धातुएं हैं, इनके प्रतिरोध का मान थोड़ा ज्यादा होता है इनकी कंपेरिजन में। तो इसीलिए हम यहाँ पर मैग्नीन और कांस्टेंटन का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए इस तार पर भी तो हमें प्रतिरोध चाहिए, हमें इस तार पर P प्रतिरोध भी चाहिए और Q प्रतिरोध भी चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान नगण्य होगा तो P और Q का मान तो नगण्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मीटर सेतु सही तरह से कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्रतिरोध का हमें कुछ मान चाहिए होता है, इसीलिए हम मैग्नीन और कांस्टेंटन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके लिए इनका खुद का कुछ प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, उसके कारण P और Q की वैल्यू भी आएगी, अन्यथा P और Q की कोई वैल्यू भी नहीं आएगी। और यहाँ पर जैसे अपन तांबे की प्लेटों का उपयोग करते हैं तांबे की प्लेटों का उपयोग यहाँ पर क्यों किया जाता है, इसका रीजन ये है क्योंकि तांबे का प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर परिपथ के अंदर तांबे के प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है। नगण्य मानने पर क्या होता है, इसके अंदर धारा प्रवाहित करने पर जो ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसका जो प्रतिरोध होगा उसी पर ये परिपथ निर्भर करेगा, उसी पर जो अपना रिजल्ट है वो प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। अगर तांबे की जगह आप कोई और धातु ले लेते, जैसे मैग्नीन या कांस्टेंटन या फिर कोई और धातु देते जिसका
प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो उसके कारण क्या होता, यहाँ पर जो ये प्रतिरोध लगाया इसके साथ में इस प्लेट का भी अपना प्रतिरोध होता, उसके कारण प्रतिरोध का मान बढ़ जाता, जिसके कारण हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के मान में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए हम तांबे का उपयोग करते हैं। तांबे की जगह तांबे का भी थोड़ा बहुत मतलब प्रतिरोध होता होगा, लेकिन जब चांदी का उपयोग करते हैं तो चांदी का बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल पॉइंटों में। तो लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। तांबा भी अपन बेसिकली तांबा भी उपयोग नहीं करते, तांबे की जगह आप एल्यूमिनियम का उपयोग करते हो नॉर्मली, ठीक है, कि तो एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध है उसका मान तो होता है, लेकिन एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता पड़ता है इसलिए उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। हमारे पास में सूत्र है विटिसोन सेतु वाला, ये मीटर सेतु है, ये भी विटिसोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। विटिसोन सेतु का सूत्र क्या है, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। देखिए P का मान क्या है यहाँ पे, P आपको देख रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को लिख सकते हो, 20 लिख लिया आपने, अपॉन में क्यू का मान कितना दे रखा है। देखिए आपको पता है कि बिंदु ए और बिंदु सी, इसके मध्य जो ये तार लगा हुआ होता है, ये तार 1 मीटर का होता है। 1 मीटर के मतलब 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। 100 में से ये 20 चला गया तो पीछे कितना रहेगा हमारे पास में, 80 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में बिंदु बी और बिंदु सी के मध्य के जो तार है इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर की होगी, तो ये नीचे 80 सेंटीमीटर आ गया, बराबर आर। आर हमारा क्या है, प्रतिरोध बॉक्स का विभव, सॉरी प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध कितना है 55 बटा एस। एस हमारा क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, जो कि हमें ज्ञात करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग दिया 4 बार, तो 1/4 आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 55 अपॉन एस बराबर 1/4। यहाँ से एस का मान निकालेंगे, एस को ऊपर लेके जाएंगे, 55 को नीचे लेके जाएंगे, तो एस अपॉन 55 बराबर 4/1। 55 है इधर भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एस बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणा 55। 4 गुणा 55 मतलब कितना हो गया, 5 और 20, 20 का 0, आंसू की 2, और 20 और 2 कितना हो गया 22 ओम आंसर। ये आ गया हमारे आंतरिक प्रतिरोध, सॉरी अज्ञात प्रतिरोध का मान आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपका परिपथ कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपको एक तो x ओम का प्रतिरोध दे रखा है, एक 3 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, और गैल्वेनोमीटर दे रखा है। गैल्वेनोमीटर का जोड़ा है आपने बिंदु बी पर, बिंदु बी और ए के मध्य की दूरी 40 सेंटीमीटर, बिंदु बी और सी के मध्य की दूरी 60 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको बैटरी दे रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है आपको, ठीक है। इस बैटरी से आई धारा प्रवाहित होगी, I2 धारा इस परिपथ के अंदर मान ली, और I1 धारा इस परिपथ के अंदर मान ली, ठीक है। और I1 और I2 आपस जुड़ के I धारा बना देगी। तो इस प्रकार से हमारा परिपथ है। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने क्या किया है, संतुलन मीटर सेतु को संतुलन अवस्था में दर्शाया गया है, ठीक है। और मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध आपको दे रखा है 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, अज्ञात प्रतिरोध x तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। ये जो आपने तार उपयोग में लिया है ना, बिंदु ए और बिंदु सी, क्वेश्चन के अंदर इस तार का प्रतिरोध दे रखा है, एसी तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, 1 ओम प्रति सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एसी तार का प्रतिरोध दे रखा है, मतलब प्रत्येक सेंटीमीटर का कितना प्रतिरोध है, 1 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, प्रदर्शित कर रहा है 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया, प्रत्येक सेंटीमीटर का 1 ओम प्रतिरोध है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर हो गए तो मतलब क्या हो जाएगा, 40 गुणा 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर होंगे मतलब 50 ओम हो जाएगा, ठीक है। 50 से इसका गुणा कर देना। अब देखिए इसके साथ में आपको दे रखा है, आपको ये कह रहा है कि x क्या है, x अज्ञात प्रतिरोध है, x बराबर अज्ञात प्रतिरोध। x आपका अज्ञात प्रतिरोध होता है। अज्ञात प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते थे, s से प्रदर्शित करते थे। हम मान लेंगे कि s बराबर क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पर ये देखिए 3 ओम, मतलब ये क्या हो गया, आरडी बॉक्स वाला प्रतिरोध हो गया, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध हो गया, इसको अपन आर से प्रदर्शित करते थे। और मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर
नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, तो प्रतिरोध बॉक्स के नीचे वाला प्रतिरोध को P और अज्ञात प्रतिरोध के नीचे वाले प्रतिरोध को Q से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध को इधर जोड़ दिया और प्रतिरोध बॉक्स को इधर जोड़ दिया, तो Q इधर आ जाएगा और P इधर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स है ये यहाँ पर जोड़ दिया आपने और अज्ञात प्रतिरोध को यहाँ पर जोड़ दिया, तो S के नीचे वाला क्या होता है Q और R के नीचे वाला क्या होता है P। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो आपका ये P प्रतिरोध होगा ना, उसका मान क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, 60 सेंटीमीटर वाली जो है B से C के मध्य ये तार है, B से तार है 60 सेंटीमीटर का, इसका प्रतिरोध P प्रतिरोध कहलाएगा। और B और A के मध्य का जो तार है 40 सेंटीमीटर का, इसका प्रतिरोध आपका Q प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो अज्ञात प्रतिरोध पूछ रहा है आपको, एक तो आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है और इसी के साथ में विद्युत धारा का मान परिपथ में नहीं, सॉरी, अज्ञात प्रतिरोध में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है ना, मतलब I2 का मान पूछ रहा है आपको। अज्ञात प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करनी है। एक तो आपको अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है और एक अज्ञात प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखिए मीटर सेतु आपको दे रखा है। मीटर सेतु वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप वीटस्टोन सेतु वाला सूत्र लगा सकते हो, चाहे आप मीटर सेतु वाला सूत्र लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही एक ही है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वीटस्टोन सेतु वाला सूत्र लगा देते हैं, P/Q बराबर R/S। मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थिति में परिवर्तन करोगे तो यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है P और Q, इनकी स्थिति में भी क्या होगा, परस्पर परिवर्तन होगा। ठीक है, हाँ सही है, I का मान 1.2 सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P आपको एक दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि तार का प्रतिरोध आपको दे रखा है 1 ओम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक सेंटीमीटर के अंदर 1 ओम तार दे रखा है। ठीक है, प्रतिरोध दे रखा है। अगर आपको P प्रतिरोध पूछ रहा है तो P प्रतिरोध क्या होगा, P प्रतिरोध कैसे निकलेगा, P बराबर देखिए प्रत्येक सेंटीमीटर में तार का प्रतिरोध 1 है। अगर आपको 60 सेंटीमीटर में तार का प्रतिरोध पूछ रहा है तो क्या करोगे, 60 गुणा 1 ओम प्रति सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 60 ओम आ जाएगा। कितना आएगा, 60 ओम। ये भी 60 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 60 ओम आ जाएगा P का मान। इसी तरह से Q का मान निकालेंगे। प्रत्येक सेंटीमीटर में 1 ओम प्रतिरोध दे रखा है, तो 40 सेंटीमीटर में कितना दे रखा होगा, तो 40 ओम प्रतिरोध दे रखा होगा। तो यहाँ से हम P और Q के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो P और Q के मान अप्लाई कर दो, तो 60/40 बराबर R मतलब क्या है, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध। कितना दे रखा है प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, 3 का मान, सॉरी R का मान क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। S क्या है हमारा, अज्ञात प्रतिरोध, जिसको आप X भी प्रदर्शित कर सकते हो, S की जगह X दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो X लिख लिया आपने। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 3 बार 2 से, और ये 2 बार। ठीक है, 3/2, तो 3/2 X को क्या करते हैं, X को उल्टा कर देते हैं। X 3/X है, इसको उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा, X/3 बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। X 3 है, 3 को उधर भेज दिया गुणा में, तो क्या आएगा, X बराबर 2/3 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 2 ओम। ये आपका आ गया अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध निकल गया। अब क्या कह रहा है कि परिपथ, हाँ अब देखिए इसके साथ में देखिए परिपथ के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है, ये पूछ रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान निकालना है। अज्ञात प्रतिरोध के अंदर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें I2 धारा का मान निकालना है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, देखिए इस क्वेश्चन को करोगे ना, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बिंदु, देखिए अगर आप समांतर क्रम में कितनी भी डिवाइस जोड़ते हो, समांतर क्रम के अंदर आप जितनी भी जोड़ो, जितने भी चाहे प्रतिरोध जोड़ो चाहे बैटरियां जोड़ो, ठीक है,
समांतर क्रम के जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान होगा। बिंदु ए और बिंदु सी के मध्य विभव का मान समान होगा। अगर आप इस परिपथ की बात करते हो, इस परिपथ में बिंदु ए और बिंदु सी के मध्य विभव कितना है, 6 वोल्ट का दे रखा है। तो यहाँ पर भी ये जो परिपथ है, ये जो शाखा लोगे, इसमें भी बिंदु ए और बिंदु सी के मध्य विभव का मान कितना होगा, 6 वोल्ट का विभव होगा। इसी के साथ में अगर बिंदु ए और बिंदु सी के मध्य अगर आप ये वाली शाखा लेते हो, तो इस शाखा के लिए भी विभव का मान क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। मतलब ये तीनों ही, इसके लिए भी 6 वोल्ट, इसके लिए भी 6 वोल्ट और इसके लिए भी 6 वोल्ट होगा। हमें निकालनी क्या है, I2 धारा निकालनी है। तो आप कैसे करोगे इसको, एक सेकंड, हाँ I2 धारा निकालनी है ना, तो कैसे करोगे, मतलब क्या हो गया, देखिए 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर देखिए बिंदु ए और बिंदु सी, इन दोनों के मध्य जो ये अपन ये वाला परिपथ ले रहे हैं, ठीक है, बिंदु ए डी सी के लिए विभव, बिंदु या शाखा लिख सकते हो, शाखा ए डी सी के लिए विभव, विभव क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ अब आ रही आवाज, अब आ रही आवाज, हाँ। तो शाखा देखिए, शाखा आप चाहे ये वाला परिपथ ले लो, इसके लिए भी 6 ओम का 6 वोल्ट का विभव होगा, इसके लिए भी 6 वोल्ट का होगा और इसके लिए भी 6 वोल्ट का होगा, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम के अंदर विभव का मान समान होता है। हाँ, तो ये तीनों देखो समांतर क्रम में जुड़ रखी है, तो इनके लिए विभव का मान क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो ये बिंदु ए डी सी, ये वाली जो शाखा है, इस शाखा के लिए विभव का मान क्या होगा, 6 वोल्ट का विभव होगा। अब देखिए, आपको पूछ रहा है कि I2 धारा निकालनी है, तो I2 बराबर क्या होगा, इस परिपथ के अंदर इस परिपथ का विभव बट्टा इस परिपथ में प्रवाहित इस परिपथ का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है, या कह सकते हैं तुल्य प्रतिरोध, विभव बट्टा तुल्य प्रतिरोध। V बराबर आई आर से क्या है, I बराबर क्या आ जाएगा, V बट्टा आर, ठीक है, V बराबर आई आर से I बराबर V बट्टा आर। इस परिपथ की, इस शाखा की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस शाखा के लिए जो विभव का मान कितना है, 6 वोल्ट विभव है, हमें पता है। इस शाखा के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखिए इस शाखा में देखिए ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों ही क्या है, श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो विभव कितना है हमारे पास में, 6 वोल्ट, तो विभव 6 वोल्ट आ जाएगा बट्टा तुल्य प्रतिरोध, मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 3, 6 और x का मान देखिए, x का मान हमने निकाला है, कितना आया था हमारे पास में, 2 ओम आया था, 2 प्लस 3 मतलब कितना हो गया, 6 बट्टा 5। I2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 बट्टा 5, 5 का भाग दो, 5 एकम 5, एक बार पॉइंट, नीचे कितना रहेगा 1, और पॉइंट लगा दे तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 1.2 एम्पियर। I2 का मान कितना आएगा हमारे पास में, 1.2 एम्पियर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विभव बटा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समांतर श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए, तो इनका योग हो जाएगा, x और 3 का योग कर देंगे, x प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ऊपर विभव का मान कितना, 6, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1.2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो I2 का मान हमारे पास में 1.2 एम्पियर आ जाएगा। इस प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा।